हेलो दोस्तों, मैं हूं कंवर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, हाल ही में बांग्लादेश की वजीर आजम आई हुई थी भारत। और मज़े की बात यह है कि ये उनका 15 दिनों में दूसरा ट्रिप था। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि दोनों मुल्कों ने 10 एग्रीमेंट्स किए। और ये इंतहाई इम्पोर्टेंट एग्रीमेंट्स हैं। ये वो ताल्लुकात थे जो साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ चाहते थे कि पाकिस्तान भारत के रास्ते बांग्लादेश पहुंचे। और पाकिस्तान चाहता था कि हम एशियन टाइगर बने जब तमाम इकोनॉमीज आपस में मिलेंगी। लेकिन वो काम बाकी तो एशियन ममालिक और साउथ एशियन इकोनॉमीज कर रही हैं, सिवाय हमारे। बहुत सारे लोग कहते हैं जी कि आप सारा टाइम अपनी चेस्ट बीटिंग करते रहते हैं और ये बातें करते रहते हैं जी, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। क्वेश्चन ये है कि जब मुल्क की जीडीपी ग्रोथ रेट जो है वो 240 मिलियन लोगों के साथ 1% या 2% हो, तो इधर चेस्ट थम्बिंग ना हो तो क्या हो। जब दुनिया में चाइना हो, यूनाइटेड स्टेट्स हो, एमिरेट्स हो, सऊदी अरब हो, हमें सारे ये कहते हों कि आप आपस में मिलके अपने मामलात इंटरनली ठीक करें। अब हालात तो ऐसे हैं कि मुल्क के अंदर एक नया मिलिट्री ऑपरेशन शुरू हो रहा है दहशतगर्दों को ख़त्म करने के लिए, लेकिन आधा पाकिस्तान इस बात को तैयार ही नहीं है कि वो मिलिट्री ऑपरेशन हो। मामलात इस लेवल पे आ गए हैं, 10 एग्रीमेंट हुए हैं। अगर आप उन 10 एग्रीमेंट्स को देखें और उनकी नोयत चेक करें, तो आप लेवल ऑफ एग्रीमेंट एंगेजमेंट देखिए बांग्लादेश के साथ कैसा है। पहली बात तो ये है कि फॉर एग्जांपल वो कहते हैं जी जैसे जो है वो लेके आना है डिफेंस में, ट्रेड एंड कॉमर्स में, कनेक्टिविटी में। आप इमेजिन करें कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये प्रपोज किया गया है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, जो कि कहा जा रहा है कि बहुत जल्दी इसको कंप्लीट किया जाएगा। अगर दोनों मुल्क मिल के इकोनॉमिक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट करेंगे, तो आपको अंदाज़ा नहीं है कि दोनों मुल्कों की जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, पोटेंशियल हैं, उसको किस तरह वो यूटिलाइज़ कर सकते हैं। और इंडिया को तो जो फ़ायदा होगा, बांग्लादेश को उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इंडिया का आपको पता है पहले ही प्रॉब्लम ये है कि जो चाइनीज़ इन्फ्लुएंस है बांग्लादेश के अंदर वो बढ़ता जा रहा है। यही वजह थी बार-बार इंडिया अमेरिका को कह रहा था कि हाथ थोड़ा हौला रखें, इतना ज़्यादा टफ लाइन ना लें। अब सुनने में ये आया है कि इंडिया एग्री किया है कि वो बांग्लादेश की मदद करेगा इसकी अपनी सैटेलाइट के हवाले से, ताकि ये अपने आप को स्पेस पे लेके जा सके। सो इंडिया जो है वो अपनी लॉन्च व्हीकल तैयार करेगा। और सुनने में ये भी आ रहा है कि इंडिया जो है वो ई वीज़ा प्रोग्राम लेके जा रहा है, फैसिलिटेट करेगा बांग्लादेशी नेशनल्स के लिए, जो कि मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जाएँगे। तो इ इसमें से आप सिर्फ़ इन चीज़ों को देखें कि मामलात की जो लेवल है वो इस तरह का है। आज अगर पाकिस्तान के मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए इंडिया जाना हो, तो आपको पता है वज़ीरों की सिफ़ारिशें करवानी पड़ती हैं। वज़ीरों की सिफ़ारिशें भी इंडियन हाई कमीशन नहीं मानता, क्योंकि लेवल ऑफ ट्रस्ट इस तरह का है। फ़ॉरेन ऑफ़िस की भी सिफ़ारिश नहीं मानेगा, किसी की भी सिफ़ारिश नहीं मानेगा। पाकिस्तान जब कहेगा कि हमें मेडिकल टूरिज़्म के लिए जाना है, तो रिसेंटली एक पाकिस्तानी लड़की को इंडियन डॉक्टर्स ने खुद किया, उसको आई थिंक कुछ ट्रांसप्लांट था वो किया। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि ये फैसिलिटीज़ उनको मिल रही हैं बिकॉज़ कि इंडिया बांग्लादेश के मामलात बहुत ही अच्छे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब जितने भी इम्पोर्टेंट एग्रीमेंट्स हुए हैं, ये स्टेट विज़िट के दरमियान हुए हैं। जब आप स्टेट विज़िट करते हैं, तो आप तस्वीरें खिंचवाने नहीं आते। तब आप ये नहीं करते कि सिर्फ़ तस्वीरें खिंचवा जाएँगे। अब शेख हसीना वाजिद के ऊपर भी बड़ा प्रेशर है। और वो प्रेशर किस चीज़ का है? वो प्रेशर इसलिए है कि हसीना वाजिद के ऊपर प्रेशर ये है कि वो और जो अपोज़िशन ख़ास तौर पे वो क्या कह रही है, अपोज़िशन तो ये कह रही है कि भाई साहब, आप तो इंडिया की मदद लेके पावर में आए हो। आपको हर तरह से इंडिया सपोर्ट कर रहा था और इंडिया आउट कैम्पेन की बातें हो रही हैं। सो हसीना वाजो जो है वो जितने भी एग्रीमेंट्स लेके गई हैं, बेसिकली तो उन्होंने अपने मुल्क के लोगों को ठंडा किया है कि इंडिया के साथ हमारे कोई पॉलिटिकल मामलात नहीं हैं, हम इंडिया से इकोनॉमिक इंसेंटिव लेंगे। अगर हमने ये फैसला किया है कि हम कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप के ऊपर काम करेंगे, अगर हमने ये फैसला किया है कि बांग्लादेश को मदद करेगा इंडिया कि वो अपनी सैटेलाइट जो कैन अब फॉर एग्जांपल बांग्लादेश की जो मेन अपोजिशन है, नेशनल पार्टी जो लीडर है एक मिर्ज़ा फ़खरुल इस्लाम आलमगीर, उन्होंने ये कहा है कि बांग्लादेश जो है वो तो इंडिया के साथ सही मसले ही उठा ही नहीं सका। और ये जो बेनिफिट ये 10 एग्रीमेंट हैं, ये इंडिया के बेनिफिट के लिए हैं। इंडिया और बांग्लादेश का जो एक
बड़ा इम्पोर्टेंट मसला है वो तीस्ता रिवर के ऊपर पानी शेयरिंग का मसला है, जो कि बड़ा क्रूशियल इशू है। इसके हवाले से बात की। अब फॉर एग्ज़ाम्पल जी, अब ये जो जो दरिया है, ये तो हिमालय से निकलता है और इंडियन स्टेट जो सिक्किम है, वेस्ट बंगाल है, वहाँ तक जाता है बांग्लादेश से गुज़र के, ठीक है जी? और अगर आप ये देखें कि अब तकरीबन 21 मिलियन लोग कहते हैं कि इस जो है ना रिवर के ऊपर डिपेंडेंट है। 21 मिलियन का मतलब है 2 करोड़ लोगों की ज़िंदगियाँ इसके ऊपर डिपेंडेंट हैं। ये बहुत बड़ा एक आप समझ लें कि ये चीज़ है। सो एक तरफ शेख हसीना वाजद जो है ना, उसके लिए ये नहीं है कि वो बांग्लादेश आई, इंडिया आई हैं तो उनके लिए कोई चीज़ें खोल दी गई हैं, उनके लिए बड़े सीरियस किस्म के मसले हैं। अब देखना ये है कि बहरहाल सुनने में ये आ रहा है कि इंडिया की एक टेक्निकल टीम जो है वो बांग्लादेश जा रही है। इसी हवाले से ये जो तीस्ता रिवर के हवाले से डिस्कशंस के हवाले से कि ये इसकी मैनेजमेंट क्या करनी है और कैसे करनी है, और ये वाटर शेयरिंग कैसे होगी ताकि कुछ इस तरह का हो कि ये लॉन्ग टर्म ये हो, दोनों मुल्कों के लिए मसले पैदा ना हो। बहरहाल मेरा ख्याल है कि इंडिया को कंसेशंस देनी पड़ेंगी बांग्लादेश को, क्योंकि इंडिया के लिए बांग्लादेश इम्पोर्टेंट कंट्री है। जो बांग्लादेश के लिए भी इंडिया है, लेकिन इंडिया के स्टेक्स हाई हैं। इंडिया ग्लोबल साउथ का लीडर बनना चाह रहा है। इंडिया खित्ते में अपनी हेजेमनी की बात कर रहा है। इंडिया इज एन एस्पायरिंग ग्रेट पावर। तो व्हेन एन एस्पायरिंग ग्रेट पावर, यू हैव टू गिव कंसेशन टू स्मॉलर कंट्रीज द वे अमेरिकन्स आर गिविंग कंसेशंस टू इंडिया दीज डेज। सो ये कंसेशंस देनी पड़ती हैं, ये देनी पड़ेंगी। ये आप देखिएगा आइंदा आने वाले दिनों में ये होगा। अब ऊपर से चीन भी आ जाता है, वो है त कहता है जी कि हम बांग्लादेश की मदद करेंगे तीस्ता प्रोजेक्ट में, ठीक है जी। अब इंडिया क्या चाहता है? इंडिया नहीं चाहता कि चाइना आए इस प्रोजेक्ट के अंदर। और ये तकरीबन 100 किलोमीटर है वो जो चिकन नेक जो है जिसे कहा जाता है। सो एक जो स्ट्रेटेजिक कॉरिडोर है जो इंडिया को लिंक करता है इसकी तमाम नॉर्थ ईस्टर्न जितनी भी रियासतें हैं उन तक। सो बांग्लादेश के पास 2 पत्ते हैं, एक इंडिया पत का पत्ता है और एक चाइना का पत्ता। दोनों वो पत्ते खेलते हैं, जब उनका दिल करता है, जैसे उनका दिल करता है, जो वो समझ आती है उनको, बांग्लादेश वो करता रहता है। और चाइना जो है वो स इंडिया बांग्लादेश के हाथ में है। सो बांग्लादेश जो है इधर से चाइना को पीछे करेगा तो इंडिया को गले लगा लेगा और इंडिया को पीछे करेगा तो चाइना को गले लगा लेगा। सो बांग्लादेश इज़ अ चैलेंज एंड शेख हसीना वाजद कोई इतना आसान नहीं है उसको डील करना। कोई मुल्क भी जो कोई भी वज़ीर-ए-आज़म या सदर, कोई भी हेड ऑफ द गवर्नमेंट जब अपने मुल्क की बात करता है तो वो इंडिया पे कोई एहसान नहीं कर रही, वो अपने जो बांग्लादेश का नेशनल इंटरेस्ट है उसको प्रमोट कर रही है। उस सिलसिले में ये जो सुनने में ये आ रहा है कि शेख हसीना वाजद जो हैं, वो चाइना भी जा रही हैं, ठीक है जी। और ये चीज़ जो है, ज़ाहिर बात है इंडिया को भी खटकती है और शायद यही वजह है कि इंडिया ने कहा कि इससे पहले कि वो चाइना जाए, वहाँ जाके वो अपनी उसको कुछ चीज़ें ऑफ़र करें, हम कुछ ना कुछ इसको ज़रूर ऑफ़र कर दें, ताकि बांग्लादेश को मुँह थोड़ा देर बंद किया जा सके, उसको बताया जा सके कि हम तुम्हारे लिए क्या कर रहे हैं। सो स्टेट विज़िट जो है बेसिकली चाइना से पीछे खींचने के लिए। सिंपल सी बात है, इसमें तो पता है आपको, पहले भी हम इस पे बात कर चुके हुए हैं कि ये गो के इंडिया बड़ा नेबर है। चाइना जो है इवन साउथ एशियन कंट्री भी नहीं है, ठीक है जी। सो ये चीज़ें ज़रूर हमारे सामने मौजूद हैं कि चाइना जितना भी इम्पोर्टेंट कंट्री हो जाए, लेकिन वो साउथ एशियन नहीं है। कल्चर नहीं मिलता, हिस्ट्री नहीं मिलती। बांग्लादेश और इंडिया का जो ताल्लुकात हैं, गो के वो एट द कॉस्ट ऑफ पाकिस्तान है। क्योंकि अगर आप देखें तो बांग्लादेश क्या कहता है? बांग्लादेश कहता है भाईजान हमारे इनसे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं इनसे इंडिया के साथ, क्योंकि इन्होंने हमारी हेल्प की लिबरेशन वॉर में। इन्होंने तो हमें सारा टाइम साथ रखा। ये तो हमारी मदद करते रहे और आपको पता है कि इंडियन लीडरशिप जब भी जाती है बांग्लादेश और जाके वहाँ पे यही बात को करती है, देखो 50 साल हमने आपके साथ कितना ताल्लुक रखा। हमने आपकी पाकिस्तान से जान छुड़ाई, हमने ये किया। आज बांग्लादेश की जीडीपी ज़्यादा बेहतर है तो इन्हीं वजूहात की वजह पे है, क्योंकि हमने आपके मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को सपोर्ट किया। हम आपके मुल्क की तरक्की चाहते हैं, हम ये चाहते हैं, हम वो चाहते हैं। अब क्वेश्चन ये है
ये जो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है जो बांग्लादेश और इंडिया के दरमियान हुआ है, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसमें क्या-क्या आएगा, ये वक़्त बताएगा, ठीक है? लेकिन ये आप समझ लें कि ये एक बेसिकली कुछ चीज़ें उन्होंने छोड़ दी हैं और कुछ चीज़ें उन्होंने कर दी हैं। और शेख हसीना वाजिद के पास अच्छी भली स्पेस है। शी हैज़ अ लॉट ऑफ स्पेस कि वो जब चाहे अपने मुल्क में चली गई हैं, तो वहाँ जाके वो बहुत सारी चीज़ों को कर सकती हैं। लेकिन शेख हसीना वाजिद को जिस तरह इनवाइट किया गया, एक ही मुल्क इस खित्ते से बाहर है और वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान खित्ते से बाहर है और मैंने कभी ये सवाल पूछने चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि पूछा जाए अपनी सरकार से, अपनी हुकूमत से, अपनी लीडरशिप से कि वो क्या चाहते हैं? वो क्या कर रहे हैं? क्या मेरे वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कभी ये जो ईद वाले दिन फ़ोन किए कतर में, अफ्रीका में, इधर-उधर, तो शेख हसीना वाजिद को भी फ़ोन कर देते, क्या फ़र्क पड़ना था? भाई क्या फ़र्क पड़ना था शेख हसीना वाजिद को कहते मैडम अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक, मुझे अच्छा लगा। आपने मलेशिया, इंडोनेशिया में कॉलें मिला दी, वहाँ पे पैगाम भेज दिए, तो क्या शेख हसीना वाजिद नहीं है मुसलमान? वो नहीं ईद ईद की करती वो? कर देते, क्या फ़र्क पड़ना था? देखें, बुज़ुर्ग कहते हैं, मैं तो अपने जिसे वो कहते हैं ना कि समझदार लोगों की बातों को सुनना चाहिए। समझदार लोग कहते हैं कि वही बंदा कामयाब होता है ज़िंदगी में, जो एक कदम आगे बढ़ता है। जो बंदा अपनी जगह पे खड़ा रहता है और पीछे-पीछे होता है, वो कामयाब नहीं होता। कामयाब हमेशा वो होता है, जो एक कदम आगे बढ़ता है। जब भी आप एक कदम आगे बढ़ते हैं किसी सिचुएशन के अंदर, आपकी ज़िंदगी में आसानी पैदा हो जाती है। आपकी ज़िंदगी में चैलेंजेज़ नहीं रहते, आसानियाँ पैदा होती हैं, माहौल को ठंडा करना चाहिए और पाकिस्तान गवर्नमेंट्स जो हैं, उनको इस चीज़ को बताना चाहिए। हमारे वज़ीर-ए-आज़म को ख़ास तौर पे हमारे जो बांग्लादेश में एम्बेसडर साहब हैं, उन्हें कन्विंस करना चाहिए, उनको बताना चाहिए, हमारे लिए ये खिता कितना इम्पोर्टेंट है। हमारे लिए ब्रुनई इम्पोर्टेंट है, बांग्लादेश इम्पोर्टेंट है, इंडोनेशिया इम्पोर्टेंट है, मलेशिया इम्पोर्टेंट है। ये सारे के सारे फिलिपाइन इम्पोर्टेंट है, सारे के सारे आसियान कंट्रीज़ इम्पोर्टेंट हैं। बेशक हमारे पास लंबे-चौड़े पैसे नहीं हैं, लेकिन हमारे वज़ीर-ए-आज़म को या हमारे वज़ीर-ए-ख़ारिजा को वहाँ पे जाना चाहिए। बेशक चार्टर्ड जहाज़ ना लेके जाएँ, बिज़नेस क्लास में चले जाएँ, लेकिन जाएँ प्लीज़ फॉर गॉड सेक जाएँ। लोगों उन मुल्कों से ताल्लुकात को बढ़ाएँ, वहाँ पे एंगेजमेंट करें, वहाँ पे मामलात को नॉर्मलाइज़ करने की कोशिश करें। डू नॉट डू दिस जो हम कर रहे हैं। जो हम कर रहे हैं ये नहीं हमें करना चाहिए भैया, इससे थोड़ा आगे निकलें। ये चीज़ें जो हैं मामलात जो हैं वो ख़राब हो रहे हैं। मामलात को ठीक करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हमने मामलात को ठीक ना किया, होगा क्या कि जब हमारी थोड़े-से हालात बेहतर होते हैं और हम चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, तो तब दुनिया हमारी बात ही नहीं सुननी। वो कहते हैं कि सॉरी जी टाइम गुज़र गया। जैसे आज इंडिया अमेरिका को कहता है कि जब हमें ज़रूरत थी आप तो थे ही नहीं वहाँ पे, वो तो रशिया था। तो इसी वजह से आज इंडिया हर जगह है। सो पाकिस्तान को ये चाहिए कि पाकिस्तान बेशक कुछ नहीं कर सकता, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करे, कुछ ना कुछ ऐसे गुडविल जेस्चर ज़रूर जनरेट करे, जिसकी वजह से ये तमाम जो खित्ते के ममालिक हैं, आसियान है, एशिया पैसिफिक है, ये जो इंडो पैसिफिक है ना आप इंडो पैसिफिक में पूरा अभी जाएँ, तो आप जैसे आपने एंगेजिंग अफ्रीका पॉलिसी है, तो थोड़ी-सी अपनी डिप्लोमैटिक प्रेज़ेंस जो है वो बढ़ाएँ। कई दफ़ा तो हमें ये लगता है कि हमारा जो वज़ीर ख़ारिजा है, हमारा वज़ीर ख़ारिजा रुकते ही नहीं है पाकिस्तान में, कोई बात नहीं, नहीं रुकते, उनको फिरने-टुरने दें। मैं वो ज़ाहिर बात है मुल्क के वो कोई हनीमून के लिए तो नहीं जा रहे या कोई इन चीज़ों के लिए नहीं जा रहे होते। वो कोई ना कोई सरकारी काम होता है उसके लिए निकले होते हैं। सो वज़ीर ख़ारिजा के साथ एक डेप्टी वज़ीर ख़ारिजा या मिनिस्टर फॉर स्टेट फॉर फॉरेन अफेयर्स बढ़ाएँ और उसका काम ही ये हो कि वो चार्टर्ड जहाज़ों में बेशक ना जाए, वो एज़ अ बिज़नेस क्लास जाए इन तमाम ममालिक के अंदर और अपनी आउटरीच बढ़ाएँ। ये देखें कुछ ना कुछ लेके आएँ। दुनिया में उसी मुल्क ने कामयाब होना है। इंडिया तो अपने पॉलिटिकल गेन्स के लिए कर रहा है ना, डिप्लोमैटिक एंड पॉलिटिकल गेन्स दोनों के लिए कर रहा है। इंडिया अब सिर्फ़ और सिर्फ़ डिप्लोमैटिक वो नहीं कर रहा, इंडिया पॉलिटिकल गेन्स के लिए भी कर रहा है बिकॉज़ इंडिया इज़ एन एस्पायरिंग ग्रेट पावर। वो बनना चाहते हैं भाई ग्रेट पावर, उनको नज़र आ गया, उन्हें समझ लग गई है कि दुनिया साढ़े पीछे हुए, हमारे पास कैपेबिलिटी एंड कैपेसिटी है, हमें आगे बढ़ना चाहिए। सो इसीलिए नरेंद्र मोदी ने अपनी नेबरहुड के जितने भी ममालिक थे उनको बुलाया, ठीक है जी। और आपको पता है जवाहरलाल नेहरू के बाद दूसरा बड़ा नरेंद्र मोदी लीडर है। आपको अच्छा लगे, गंदा लगे, जो भी है लेकिन भारत की अवाम ने उसको चुना है। उसकी रिस्पेक्ट करें, उसके साथ एंगेज करें, उसका डायलॉग करें, उसको थोड़ा एलोर करें।
ٹھیک ہے، ڈپلومیسی کیا ہوتی ہے؟ ٹو میک سم تھنگ پاسبل. ڈپلومیسی یہ نہیں ہوتی کہ منہ سے جا کے بندہ سائڈ دے سچے کھبے کر کے تو بیٹھا رہے. ڈپلومیسی یہ نہیں بھی مودی گال کرتا تو کوئی بات نہیں ہے یار، ٹھیک ہے. نہ فوج بات کرے، نہ وہ ہلکے بات کریں جو کہتے ہیں کہ ہماری انسٹیٹیوشنل میموری ہے. لیکن ڈپلومیٹس کو، پالیٹیشینس کو تھوڑا سا معاملات تھوڑے نرم رکھنے چاہیے. سو حسینہ واجد کو بھی آؤٹ ریچ کریں، سب کو آؤٹ ریچ کریں، کیونکہ جو کچھ انڈیا آفر کر رہا ہے ہم نہیں آفر کر سکتے، یہ بات سچ ہے. لیکن ایٹ لیسٹ ہم وہ لائنز آف کمیونیکیشن تو تھوڑی، ٹیلی فون کال تے جدن ملانا چاہیے ملا لی. بیکاز دنیا میں سارا کچھ چلو کاروبار بھی نہیں ہوتا، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. تو پتہ یہ لگنا چاہیے، میرا خیال ہے کہ اس میں تھوڑی سی ہمیں کوشش کرنی چاہیے. ہم نے اپنی کوشش چھوڑ دی ہے، جو کہ سچی بات ماننی چاہیے. ہم نے اپنی کوشش چھوڑ دی ہے، اور مجھے نہیں پتا اس کی کیا وجہ ہے، کہ شاید ہم پریشان ہیں، ہمیں کوئی ٹینشن ہے، ہمارے اندر کوئی فکر آ گئی ہے کسی قسم کی. کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. صرف ایک ہی چیز ہے، اس کا دھیان رکھیں کہ اپنی لائنز آف کمیونیکیشن اوپن کریں. جو شیخ حسینہ واجد انڈیا سے لے کے جا رہی ہے، یاد رکھیں اگر ہمارے ملک کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی رہتی، ہم لڑائیاں جھگڑے نہ کرتے، حکومتوں کو فارغ نہ کرتے، مارشل لا نہ لگتے، تو بہت زیادہ ہم بھی ایک ڈیموکریٹک، نارمل ڈیموکریٹک کنٹری ہوتے ہیں. لیکن ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ نہیں، ہم نے سیاستدانوں کو نہیں چلنے دینا. سیاستدانوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے صحیح جمہوریت نہیں آنے دینی. پھر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے اگر فوج سے اقتدار لے لیا ہے تو پھر ہم نے اپنے جمہوری رویے نہیں بہتر کرنے. پھر اگر ان کو پاور ملتی ہے تو وہ پاور لاہور، کراچی، کوئٹہ، پشاور میں رکھتے ہیں، آگے سے پاور نیچے لوگوں تک نہیں بھیجتے. میں ابھی جیسے کہتے ہیں نا، مختلف جگہوں پہ ٹریول کرتا رہتا ہوں. تو آپ دنیا کے جس ملک میں بھی جائیں گے، جس ملک کے اندر لوکل باڈی نظام بہتر ہوگا، اس ملک کے اندر وہ شہر اچھے ہوں گے. ہمارا لوکل باڈی نظام، ہمارے سیاستدانوں نے یہ فیصلہ کر لیا نا، ہم نے لوکل باڈی نہیں بنانی، ہم نے ساری پاور پاس رکھنی ہے. اگر 13 کروڑ کا صوبہ ہے تو وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے نا، وہی فیصلہ کریں گے کہ صفائی کہاں ہوگی. ایسے تھوڑا ہوتا ہے، یہ تو وزیر اعلیٰ کی یہ کام تھوڑی ہی ہے. لیکن سم ہو، یہ پاکستان ہے بھائی، ادھر کچھ بھی ہو سکتا ہے، ادھر کوئی چیز بھی ہو سکتی ہے. سو وی نیڈ ٹو لک ان ٹو اٹ ویری کیئرفلی. میک یور پلان، اپنا پلان تیار کریں ملک کے لیے، اور دیکھیں کہاں کہاں لوپ ہولز ہیں، وہاں پہ اپنے لوگوں کو اندر ڈالیں فائدے اٹھانے کے لیے، لائنز آف کمیونیکیشن اوپن کرنے کے لیے. بہرحال اٹس اے لانگ اسٹوری، بٹ اٹس نیڈیڈ، اٹس نیسسری، اٹس امپورٹنٹ، اینڈ آئی تھنک اٹ ول ٹیک سم ٹائم. پاکستان کو کچھ وقت ضرور لگے گا چیزیں بہتر کرنے کے لیے. لیکن یہ جو بائی لیٹرل انڈیا بنگلہ دیش تعلقات آپ کے سامنے ہیں، دے آر ویری مچ گوئنگ ٹو بی بینیفیشیل فار بنگلہ دیش، کیونکہ بنگلہ دیش دونوں سائڈ پہ کھیل رہا ہے. دے آر پلئنگ آن بوتھ سائڈس. وہ انڈیا کی سائڈ پہ بھی کھیل رہے ہیں، چائنا کی سائڈ پہ بھی کھیل رہے ہیں. اور لیکن انڈیا کو وہ ناراض نہیں کریں گے، اور چائنا کو بھی وہ بہت زیادہ لمبی چوڑی ایکسیس نہیں دیں گے. مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ بنگلہ دیش بھی اسٹریٹجک اٹانومی ایکسرسائز کر رہا ہے جیسے انڈیا کر رہا ہے. لیٹس سی کیا نکلتا ہے اس میں.